हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर के अंतर्गत इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में जानकारी करी थी। उसी क्रम में आज हम भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे कि भूकंप होता क्या है। भूकंप जो है, पृथ्वी में जो कंपन होता है उसे ही भूकंप कहा जाता है। भूकंप किस कारण आता है? भूकंप जो है, पृथ्वी के जो आंतरिक जो बल होते हैं, इंटरनल जो फोर्स होते हैं, उनके कारण जो ऊर्जा मुक्त होती है वही हमें धरातल पर कंपन के रूप में महसूस होती है, उसे ही भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं और आंतरिक बलों के द्वारा ऊर्जा के निष्कासन से धरातल पर होने वाला कंपन ही भूकंप कहलाता है। जैसे समझने का प्रयास करेंगे हम इसे कि जैसे इस प्रकार जब फोर्स लग रहा होता है तो इस बीच वाले क्षेत्र के अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वह स्टोर होती रहती है। स्थितिज ऊर्जा का मान जब ज़्यादा होता है तो अचानक स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और पृथ्वी पर यह ऊर्जा कंपन के रूप में हमें महसूस होती है, उसे ही हम भूकंप कहते हैं। एक बार वापस समझते हैं। जब इस प्रकार चट्टानों के अंतर्गत या धरातल के अंतर्गत फोर्स लगता है तो दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो संचित होने लगती हैं और संचित होती 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 अचानक ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और ये ऊर्जा ही हमें धरातल पर कंपन के रूप में महसूस होती है। इसे ही भूकंप कहा जाता है, इसे ही हम भूकंप कहते हैं। और भूकंप का जो अध्ययन है वो विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे अपन सिस्मोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोग्राफी, भूकंप की जो तरंगे होती हैं उनका जो मापन होता है, उनका जो अंकन होता है, जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उसे हम सिस्मोग्राफी कहते हैं। अब हम यहाँ पर एक बात पर गौर करेंगे कि जहाँ धरातल का जो अंदर वाला जो क्षेत्र है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। और भूकंप मूल से धरातल पर स्थित वह बिंदु जो 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है उसे हम अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। एक बार और समझेंगे। धरातल के अंदर जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं, इसे फोकस कहते हैं। और फोकस से 90 डिग्री के कोण पर धरातल पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे हम एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूरी बढ़ती जाती है तो भूकंप की जो तीव्रता है वो कम होती जाती है। आगे बात करेंगे हम भूकंप मूल। जैसा कि अभी मैंने समझाया आपको कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है उसे भूकंप मूल या भूकंप अवकेंद्र या फोकस बिंदु कहते हैं। उसी के बाद देखो भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है। भूकंप मूल से धरातल पर स्थित वह बिंदु जो 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है और जहां पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे हम भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप मूल से समकोण पर स्थित धरातल का वह निकटतम स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। और भूकंप से सर्वाधिक विनाश जो होता है वह अधिकेंद्र पर ही होता है, क्योंकि इस धरातल पर ही सभी प्रकार की संरचनाएं बनी होती हैं। जैसे जैसे अधिकेंद्र से हम दूर होते जाते हैं वैसे वैसे हानि और नुकसान कम होता जाता है।
ये इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों की दोनों। संक्षिप्त जो क्वेश्चन आते हैं, छोटे वाले लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फोकस मूल क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। 2016 का जो मेंस एग्जाम था उसके अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ था कि एपिसेंटर किसे कहते हैं, अधिकेंद्र किसे कहते हैं। तो आप लिखें कि अधिकेंद्र वह बिंदु होता है जो फोकस से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है, जहाँ पर सबसे पहले भूकंप की तरंगों को महसूस किया जाता है, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। उसके बाद देखो दो टर्म आती है, एक तो आइसोसिस्मल लाइन और एक होमोसिस्मल लाइन। कि मानचित्र पर हम अगर समान तीव्रता वाले स्थानों पर जिन पर भूकंप आ रहा है, समान तीव्रता का दो स्थान है जिन पर समान तीव्रता के भूकंप आ रहे हैं, अगर उनको मिलाकर अगर एक रेखा खींची जाती है तो उसे आइसोसिस्मल लाइन कहा जाता है। और एक समय पर जिन दो स्थानों पर भूकंप आ रहा है उन सभी स्थानों को मिलाकर कर जो रेखा खींची जाएगी उसे हम होमोसिस्मल रेखा कहते हैं। देखो आइसोसिस्मल लाइन क्या होती है, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं। समझेंगे इसे। जिन स्थानों पर समान तीव्रता वाले भूकंप आ रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, ये ऐसे स्थान हैं जहां पर समान तीव्रता वाले भूकंप आ रहे हैं, तो इनको मिलाकर जो रेखा खींची जाती है मानचित्र पर उसे ही हम आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं। इसी प्रकार होमोसिस्मल लाइन होती है। होमोसिस्मल लाइन का मतलब होता है एक समान समय में, जैसे बिंदु ए और बिंदु बी, ए और बी की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर 1 बजे यहाँ पर भी भूकंप आया और यहाँ पर भी 1 बजे भूकंप आया, तो दोनों का समय समान है, तो इन स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखा होगी उसे हम होमोसिस्मल लाइन या सहभूकंप रेखा कहते हैं। दोनों टर्म याद कीजिएगा, आप समझिएगा कि अगर समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं, और एक समान समय पर जिन स्थानों पर भूकंप आता है उनको मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखा होती है उसे होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन कि भूकंप के अंतर्गत क्या उत्पन्न होती है, तरंगे। तो भूकंपी जो तरंगे होती हैं उसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो बॉडी वेव होती है और एक होती है सरफेस वेव। तो बॉडी वेव होती है वो धरातल के अंतर्गत चलती है, सरफेस वेव नाम से पता लगा है धरातल पर चलती है। जो बॉडी वेव होती है उन्हें दो भागों में बांटते हैं, एक तो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, प्राथमिक तरंगे और उसे द्वितीयक तरंगे कहते हैं। और सरफेस जो तरंगे होती हैं उसे एल तरंग या लंबी तरंग या लव तरंग के रूप में भी हम जानते हैं। तो भूगर्भ की भी भूकंपीय जो तरंगे हैं उसे हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, एक तो बॉडी वेव और दूसरी होती है धरातलीय तरंगे। जो भूगर्भिक तरंगे हैं बताया मैंने आपको कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलने वाली होती हैं, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगे होती हैं जिन्हें पी तरंग और एस तरंग कहते हैं। और दूसरी है धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे कैसे, ये भूगर्भिक तरंगे जो भूगर्भ के अंदर चल रही हैं, और ये जब कहाँ पर आएगी, सरफेस पर आएगी, तो उन चट्टानों के बीच में जो क्रिया होती है उससे उत्पन्न होने वाली जो तरंगे होती है वो धरातलीय तरंगे होती हैं। देखिए आप, भूगर्भिक तरंगे मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी, और चट्टानों की क्रियाओं के अनुसार ऊपरी धरातल पर जो चलने वाली तरंगे होती हैं उसे हम एल तरंग कहते हैं। पी तरंग, एस तरंग, पी तरंग जो होती है प्राथमिक तरंग है, एस तरंग सेकेंडरी तरंग है, और जो एल तरंग है उसे हम धरातलीय तरंग कहते हैं। देखो भूकंप की उत्पत्ति के साथ ऊर्जा का निष्कासन होता है, ऊर्जा के निष्कासन होने के साथ एक हल्का कंपन होता है उसे हम प्राथमिक कंपन कहते हैं, और उससे बाद दूसरा कंपन होता है उसे द्वितीय कंपन कहते हैं, और कुछ क्षण के बाद एक भारी कंपन होता है जिसे मुख्य कंपन कहा जाता है। और भूकंपीय तरंगें जो होती हैं उसे अपने बात की अपन ने, प्राथमिक तरंग होती है, द्वितीय तरंग होती है और धरातलीय तरंग होती है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये प्राथमिक तरंग है, सेकेंडरी तरंग है, और इस सरफेस पर आने के बाद जो एल तरंग होती है वो ये धरातलीय तरंग होती है। पहले जो कंपन होता है सबसे पहला उसे हल्का कंपन कहते हैं, कुछ क्षण बाद दूसरा कंपन होता है उसे द्वितीय कंपन कहते हैं, उसके बाद बड़ा भारी कंपन होता है जो सरफेस पर होता है उसे मुख्य कंपन कहा जाता है। अपन यहाँ पर अध्ययन के आधार पर जो
भूकंप तरंगे होती हैं उन्हें 3 भागों में हमने डिवाइड किया है, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और लंबी तरंगे, जिसे लघु तरंग भी कहते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्राथमिक तरंग क्या होती है। प्राथमिक जो तरंग होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंग कैसे, अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं पहले तो समझेंगे हम। अनुदैर्घ्य तरंग होती है उसके अंतर्गत जो कण जो होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में ही गति करते हैं। वापस समझेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग वो होती है जिसमें कण तरंग संचरण की दिशा में ही संचरित होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही जो कण होते हैं, चट्टानें होती है, इसमें क्या होता है एक तरफ आगे की तरफ, एक बार पीछे की तरफ, एक बार आगे की तरफ, एक बार पीछे की तरफ, इस प्रकार फोर्स लगता रहता है और ये जो कण हैं वो अपनी स्थिति पर वापस आते रहते हैं। इसमें ऊर्जा का जो संचरण होता है वो तरंग संचरण की दिशा में ही होता है, इस वजह से इन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। पीछे वाली तरंग आगे वाली तरंग के ऊपर दबाव लगा रही है, इस वजह से दबाव वाली तरंग कहते हैं। इन्हें पी तरंग भी कहा जाता है। देखिए, सबसे तीव्र गति वाली तरंगे होती हैं ये, इनकी जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड। जो इनका जो स्पीड होती है 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की इनकी स्पीड होती है। अणुओं की गति लहर के समानांतर होती है, जैसा कि अभी मैंने समझाया आपको, इस वजह से इनको अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। और ये ध्वनि तरंगों की तरह गति करती हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगे भी एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। देखिए, आगे वाले पर पीछे, पीछे से उस पे आगे, उसके आगे, उसके आगे, इस प्रकार ये पुश एंड पुल प्रकार की नेचर वाली तरंग होती हैं। इसमें पीछे से लगने वाले बल के आधार पर आगे बढ़ती हैं, अतः इन्हें दबाव वाली तरंग कहते हैं, पुश एंड पुल तरंग कहा जाता है। पी तरंगे, जैसा कि अपन ने इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करी थी अर्थ की, उसमें मैंने समझाया था आपको कि पी तरंग जो होती है पृथ्वी के ठोस, द्रव और गैस तीनों मीडियम जो होता है इंटरनल, उसके अंतर्गत संचरित होती है। आगे देखिए आप, द्वितीय तरंगे जो सेकेंडरी वेव होती है इन्हें गौण तरंगे भी कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है और आड़ी तरंग भी कहते हैं। ये द्वितीय तरंग होती है जो धरातल पर कुछ देर बाद पहुंचती है और प्रकाश तरंगों के समान होती है। अनुप्रस्थ देखें, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है इसे समझने का प्रयास करेंगे अपन कि इसमें जो कंपन होते हैं वो तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। समझेंगे, इसके अंतर्गत जो कंपन होते हैं वो तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। जैसे तरंग का संचरण इस प्रकार हो रहा है लेकिन कंपन उसके लंबवत हो रहा है। इस प्रकार का कंपन जिन तरंगों में होता है उन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं कि इसमें कुछ भाग ऊपर उठेगा, कुछ भाग नीचे जाएगा, कुछ भाग ऊपर उठेगा, कुछ भाग नीचे आएगा। तो इस प्रकार की जो तरंगे होती है उसे अपन अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और एस तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग ही होती है। जैसे कि अपन ने बात की थी कि एस तरंग जो होती है वो सिर्फ ठोस मीडियम के अंतर्गत ही संचरित होती है। तो यहाँ इसका प्रमाण हो रहा है कि ठोस मीडियम में जब बंध ज्यादा होगा, इसके अंदर बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तब ही ये कण वापस अपनी मूल स्थिति में आएगा। अन्यथा अपन ये कैसे मान सकते हैं कि अगर उसने लंबवत गति करी तो वो कण वापस अपनी स्थिति में आएगा। लेकिन ठोस में बॉन्डिंग ज्यादा होती है, बंध मजबूत होता है, इस वजह से ये वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। तो इससे ये पता लग रहा है हमें कि एस तरंग जो होती है वो ठोस माध्यम के अंदर ही संचरित होती है। देखिए आप, ये जो है केवल ठोस भाग से ही गुजरती हैं और इनकी गति जो होती है 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब प्राइमरी वेव से तो कम होती हैं और एल वेव से ज़्यादा होती हैं, मतलब मध्यम गति की तरंगे होती हैं। ये कणों का जो कंपन होता है वो तरंग संचरण के लंबवत ऊपर नीचे होता है, जैसा भी मैंने समझाया आपको। और ये तरंगे पृथ्वी के बाह्य क्रोड़ में लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि बाह्य जो क्रोड़ है वो तरल अवस्था में होता है। कल आपको समझाया था मैंने कि जो क्रोड़ है उसको 2 भागों में डिवाइड किया था, बाह्य क्रोड़, आंतरिक क्रोड़। जो बाह्य क्रोड़ था वो जेलीफिश के समान तरल अवस्था में था और आंतरिक क्रोड़ ठोस अवस्था में था। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि जो एस तरंगे हैं केवल ठोस भाग से ही गुजरती हैं। तो ठोस भाग से गुजरती हैं तो बाह्य क्रोड़ कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था के अंतर्गत होता है। बाह्य क्रोड़ जो होता है
द्रव अवस्था में होता है, इस वजह से एस तरंगे यहाँ से गुजरती नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपसे कि एल तरंगे, जिसे सरफेस वेव भी कहा जाता है, लव तरंग भी कहते हैं, जो लव वैज्ञानिक हुए थे उनके नाम पर इसे लव वेव्स भी कहा जाता है। और ये सबसे धीमी गति की होती है। इनका जो स्पीड होता है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, सबसे धीमी गति की होती है। सबसे तेज गति होती है प्राइमरी वेव की, उसके बाद सेकेंडरी वेव की, फिर एल वेव जो होती है उसकी गति जो होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। देखिए आप लोग, एल तरंगे ऊपरी धरातल का अनुसरण करते हुए जिग जैग रूप में चलती है। ये भी इस प्रकार ही चलती है, मतलब अनुप्रस्थी होता है इनका। ये तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंग का ही उदाहरण है और ये जिग जैग रूप में चलती हैं। और ये कहाँ पर चलती है? धरातल के ऊपर चलती है। और आपको पता है कि धरातल के ऊपर ही विभिन्न स्थलाकृतियां बनी हुई होती हैं। इनकी गति धीमी होती है, परंतु सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली, सबसे ज्यादा विनाश करने वाली तरंगे कौन सी होती है? एल तरंगी ही होती हैं, क्योंकि जो भी धरातलीय संरचनाएं होती हैं वो सब धरातल के ऊपर बनी हुई होती हैं और ये धरातल का अनुसरण करते हुए जिग जैग रूप में चलती हैं। तो सबसे ज्यादा विनाशकारी जो होती हैं वो एल वेव्स ही होती हैं। अब बात करते हैं अपन भूकंपीय तरंगे और चट्टानों के बीच में क्या संबंध होता है। जैसा कि कल अपन ने अध्ययन किया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाता है भूकंपीय तरंगों की गति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है घनत्व बढ़ता जाता है, घनत्व बढ़ता जाता है तो भूकंपीय जो तरंगे हैं उनकी गति भी बढ़ती जाती है। देखिए आप, भूकंपीय तरंगों की गति और चट्टानों के घनत्व में समानुपाती संबंध होता है। मतलब घनत्व बढ़ेगा तो भूकंपीय तरंगों की गति भी बढ़ती जाएगी। अर्थात चट्टानों के घनत्व में वृद्धि होने पर भूकंपीय तरंगों की गति भी बढ़ जाती है और पृथ्वी के ऊपरी भाग से केंद्र की ओर जाने पर तरंगों की गति भी बढ़ती जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों के घनत्व में अचानक परिवर्तन होता है और भूकंपीय तरंगों में परावर्तन और आवर्तन की क्रिया होती है। जैसे कि अपन क्रोड़ के बारे में बात कर रहे थे कि बाह्य क्रोड़ होता है, आंतरिक क्रोड़ होता है। तो बाह्य क्रोड़ जो है वो तरल अवस्था में और आंतरिक और ठोस अवस्था में। तो जैसे ही भूकंपीय तरंगे यहाँ तक पहुंचेगी तो ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी, तो वहां पर परावर्तन और आवर्तन की क्रिया होगी। जो अपन भूकंप का जो शेडो जोन है, भूकंप का जो छाया क्षेत्र है, वहां पर इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद बात करते हैं, देखो भूकंप का छाया क्षेत्र। अभी मैंने बात की आप लोगों से कि भूकंप का जो छाया क्षेत्र वो होता है जहां पर भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है, या वो क्षेत्र जो भूकंप से अप्रभावित रहता है उसे अपन भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं। और अपन बात कर रहे थे कि जिन स्थानों से भूकंप की तरंगें नहीं गुजर रही हैं वहां पर सिस्मोग्राफ के द्वारा इनका रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसे ही हम भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं। देखो, पृथ्वी का वह भाग जो भूकंपीय तरंगों से अप्रभावित रहता है उसे भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं। अर्थात सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड नहीं होती हैं। छाया क्षेत्र क्यों बन रहा है इसका रीजन अभी समझिए आपने, क्योंकि जो बाह्य क्रोड़ हैं और आंतरिक क्रोड़ हैं वहाँ का मटेरियल अलग अलग है। बाह्य जो क्रोड़ हैं वो तरल अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, और आंतरिक क्रोड़ ठोस अवस्था में है। तो देखो, बाहरी क्रोड़ जो है द्रव अवस्था में होने के कारण छाया क्षेत्र बनता है और छाया क्षेत्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में सहायक होता है। जैसा कि छाया क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे कि छाया क्षेत्र कहाँ से बनेगा, फोकस से बनेगा या एपिसेंटर से बनेगा। छाया क्षेत्र जो होता है वो एपिसेंटर से मापा जाता है। देखिए आप लोग, एपिसेंटर वो बिंदु होता है जो धरातल पर स्थित होता है और फोकस से 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो यहाँ से हम जब देखते हैं कि पी जो वेव है ये इस प्रकार संचरित होती रहती है, इस प्रकार संचरित होती रहती है, और जैसे ही बाह्य क्रोड़ के अंदर प्रवेश करती हैं ये, तो यहाँ बाह्य क्रोड़ बताया द्रव अवस्था में होता है, तो यहाँ इन जो तरंगे होती हैं उनमें परावर्तन होता है और ये अपने पथ से क्या हो जाती है, इस प्रकार ये विचलित हो जाती है, इस प्रकार ये विचलित हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 105 से 145 जो डिग्री जो है इसका छाया क्षेत्र होता है पी तरंगों का। इसी प्रकार हम देखते हैं एस तरंगों की बात करता हूं मैं। एस तरंगे जो एपिसेंटर से जब इसका कोण मापते हैं अपन, तो ये देखिए आप लोग, ये 105 इधर का और 105 इस प्रकार का, लेकिन जैसे ही ये बाह्य क्रोड़ में तो जाएगी नहीं, तो यहाँ पर ये इस छाया क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि बाह्य क्रोड़ कौन सा होता है, द्रव अवस्था में होता है,
और एस किरणें जो होती हैं, एस तरंगे जो होती है केवल ठोस में ही चल सकती हैं। इस वजह से इस क्षेत्र को ये पार नहीं कर पाएगी और 105 डिग्री से 105 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र होगा वह एस वेव का शेडो जोन होगा। देखो भूकंप के अधिक केंद्र से, एपिसेंटर से ही अपन शेडो जोन को मापते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ फोकस मूल से नहीं नापेंगे अपन, एपिसेंटर से मापा जाता है। और भूकंप का जो छाया क्षेत्र होता है वह 105 से 145 डिग्री होता है और पी जो तरंगे होती हैं उसका छाया क्षेत्र भी 105 से 145 डिग्री होता है और एस तरंगों का 105 से 105 डिग्री तक का छाया क्षेत्र होता है। अभी समझाया मैंने आप लोगों को कि पी तरंग जो होती है, वैसे तो हमने पढ़ा है कि पी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है, लेकिन बाह्य करोड़ द्रव अवस्था में है। तो जैसे ही ये पी तरंग प्रवेश करेगी तो इसमें अपने मार्ग से विचलन का गुण दर्शाएगी, जिसे परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन होने के बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये इसका शेडो जोन हो जाएगा दोनों तरफ से। तो 105 से 145 डिग्री इसका पी तरंग का शेडो जोन होता है और एस वेव जो होती है वो बाह्य करोड़ में प्रवेश नहीं कर पाती, इस वजह से 105 से 105 डिग्री इसका शेडो जोन होता है। तो भूकंप का जो छाया क्षेत्र होता है उसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में हम उपयोग कर सकते हैं। अब आगे की जो बात कर रहे हैं अपन, भूकंप का मापन। भाई भूकंप आया है तो उसका मापन करते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं हम कि इतने रिएक्टर का भूकंप इस जगह पे आया है। तो वो भूकंप है उसका मापन अपन दो प्रकार के स्केल पर करते हैं, एक तो रिएक्टर स्केल होता है और एक मरकरी स्केल होता है। जो रिएक्टर स्केल होता है ये फ्रांसीसी जो रिएक्टर जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा बनाया गया था और मरकरी जो था मर्सेली के द्वारा बनाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिएक्टर स्केल जो है वो ऊर्जा की मात्रा के आधार पर भूकंप का मापन करता है। भाई कितनी तीव्रता का भूकंप आया है, कितनी ऊर्जा निकली है, उसके आधार पर भूकंप का मापन जो किया जाता है वो रिएक्टर स्केल में किया जाता है। ये मात्रात्मक और संख्यात्मक मापक होता है। इसमें जो मान होते हैं वो 0 से 9 के बीच में होते हैं और लघु गणितीय पैमाना होता है जिसमें हम बात करते हैं कि एक इकाई से दूसरी इकाई पर बढ़ने पर भूकंपीय ऊर्जा जो होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे हम बात करते हैं जैसे 0 फिर 1 फिर 2, जैसे यहाँ से इसमें बढ़ेंगे तो 10 गुना ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लघु गणितीय पैमाना है जिसमें एक इकाई बढ़ने पर भूकंपीय ऊर्जा जो होती है वह 10 के गुणक में बढ़ती जाती है। वापस समझेंगे, यहाँ पर तो ऊर्जा की मात्रा कितनी रिलीज हो रही है, कितनी तीव्रता का भूकंप आया है, उसके आधार पर रिएक्टर स्केल में मापन किया जाएगा। लघु गणितीय पैमाना है, इसका जो यूनिट्स हैं वो 0 से 9 का इसका अंकीय मान होता है। देखिए आप लोग, जो लघु गणितीय पैमाना है उसमें एक इकाई से जब दूसरी इकाई में बढ़ते हैं तो 10 गुना ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। लेकिन अपन जब बात करते हैं मर्सेरी स्केल की या मर्केली स्केल की, तो इसमें भूकंप से जो इतनी हानि हो रही है, जितना विनाश हो रहा है सतह पर, उसके आधार पर इसका मापन किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये तो मात्रात्मक संख्यात्मक मापक हैं और ये गुणात्मक मापक है या गुणात्मक स्केल है। यहाँ पर अंकीय मान 0 से 9 होता है और यहाँ अंकीय मान 1 से 12 तक का होता है। एक एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि जैसे भारत और जापान, अगर भारत में 5 रिएक्टर का भूकंप आया है और जापान में भी 5 रिएक्टर का भूकंप आया है तो दोनों की तीव्रता समान है। लेकिन यहाँ पर मर्सेली स्केल में अपन देखते हैं कि जैसे भारत में इसका मान 12 हो गया और जापान के अंतर्गत इसका मान 10 हो गया। इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जापान के लोग जो हैं भूकंप के प्रति आदी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ की जो मकान कैसे बनाए जाने चाहिए। और हमारे यहाँ पर स्थानिक विभिन्नता है, जनसंख्या ज़्यादा है, लोगों को इसका आभास नहीं है, तो यहाँ पर जनधन की हानि ज़्यादा होगी। तो मर्सेली जो स्केल है वो ये बताता है कि भाई भारत में इतना भूकंप आया, जबकि तीव्रता यहाँ ज़्यादा होगी लेकिन यहाँ नुकसान कम हुआ है, तो इसका मान 10 दे दिया उन्होंने। तो समझिएगा आप लोग, ये तो नुकसान के आधार पर भाई कितना नुकसान हुआ है, कितना विनाश हुआ है, और ये तीव्रता के आधार पर, चाहे भारत में 5 रिएक्टर का आया, जापान में 5 रिएक्टर का आया, तो दोनों की तीव्रता समान है,
तो ये वैश्विक स्तर पर मापन समान ही रहेगा। लेकिन यहाँ विनाश के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत में ज्यादा विनाश हुआ और जापान में कम विनाश हुआ, क्योंकि जापान के लोग जो हैं हैबिचुअल हैं इस स्थिति के लिए कि वहाँ भूकंप आएगा तो उन्हें मकान कैसे बनाने हैं, उन्हें किस प्रकार की क्रियाएं करनी है। वहाँ की जनसंख्या कम है, वहाँ लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, भूकंप रोधी मकान बनाए जाते हैं। ऐसा अभी हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। जैसे अगर वहाँ ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आया है लेकिन वहाँ विनाश कम हुआ है, यहाँ कम तीव्रता का भूकंप आया लेकिन विनाश ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पर अपन इसको 12 मान सकते हैं, इसको 10 मान सकते हैं। तो ये अंतर आता है। इस वजह से जो वैश्विक स्तर पर मापन किया जाता है वो रिक्टर स्केल के ऊपर ही किया जाता है। तो भूकंप का जो मापन होता है रिक्टर पैमाने पर करते हैं और दूसरा होता है मर्सेली पैमाने पर किया जाता है। अब देखिए भूकंप की उत्पत्ति के कारण। भूकंप की उत्पत्ति के क्या कारण हो सकते हैं? एक कारण होता है प्राकृतिक कारण, एक होता है मानव जनित कारण। जैसे अपन मानव जनित कारण के बारे में बात करें कि मानव जनित का क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे मानव ने उत्खनन कार्य करना स्टार्ट किया है, माइनिंग की है, उससे जैसे माइनिंग करता जा रहा है तो कई बार जो खानों की दीवारें ढह जाती है उससे भी भूकंप आ जाता है। मानव जो है बांध बना रहा है, तो बांध जो बना रहे हैं तो उसके पहले जो जलाशय बनाया जा रहा है तो जलाशय जो है उस पानी का दबाव उस जलाशय पे पड़ रहा है, उससे चट्टानें टूट रही है, उससे कंपन हो रहा है, उससे भूकंप आ रहा है। मानव जो है परमाणु विस्फोट कर रहा है, उससे भूकंप आ रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है प्राकृतिक कारण। जैसे प्राकृतिक कारण में सबसे पहले मैं बात करता हूँ पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी पहले जो प्रारंभिक रूप में आग का गोला थी वो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है तो उससे ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो उससे भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दूसरा रीजन है ज्वालामुखी उद्गार। जैसे ज्वालामुखी जब प्रस्फुटित होता है तो उसके साथ कंपन भी होता है और उस कंपन के द्वारा भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद आता है वलन और भ्रंश। इसे समझेंगे थोड़ा। जब चट्टानों में अभिसरण हो रहा है या अपसरण हो रहा है, अभिसरण और अपसरण हो रहा है, तो जब चट्टानें अभिसरण करेगी तो यहाँ पर दोनों फोर्स लगाएगी तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर स्टोर होने लग जाएगी और स्थितिज ऊर्जा इतनी इकट्ठी हो जाएगी और अचानक ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और ये भाग नीचे धंस जाएगा और यहाँ से ऊर्जा रिलीज हो जाएगी और भूकंप आ जाएगा। तो वलन के कारण भी होता है और यही क्रिया भ्रंशन के कारण भी हो सकती है। उसके बाद बात करता हूँ समस्थिति समायोजन। समस्थिति समायोजन में क्या होता है? देखो ये जो पर्वतीय भाग हैं, देखिए आप यहाँ समझते हैं इसको अपन, जैसे ये हमारा पर्वतीय भाग है और ये समुद्री भाग है। तो पर्वतीय भाग में लगातार अपरदन होता है, पर्वतीय भाग में लगातार अपरदन होगा और ये मलबा जो है वो समुद्र की तली पर जमा होता जाएगा। समुद्र की तली पर जमा होता जाएगा तो धीरे धीरे वापस ये नीचे से होता हुआ पर्वत को ऊपर उठा देगा और समस्थिति समायोजन होने से संतुलन मूलक भूकंप आने लग जाते हैं। जो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, हिमालय वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पर जो भूकंप आता है साथियों वो समस्थिति समायोजन वाला भूकंप ही होता है। जैसे इसको देखते हैं अपन, पर्वतीय भागों का मलबा लगातार अपरदन की क्रिया से समुद्र के भाग में जमा किया जाता है, जिससे पर्वतीय भाग के भार में कमी होती जाती है और समुद्र के भाग में वृद्धि होती जाती है, समुद्र का भार बढ़ता जाता है, जिससे असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है और पुनः संतुलन अवस्था में पर्वतीय भाग ऊपर उठने लगता है। संतुलन मूलक भूकंप कहते हैं और हिमालय में जो भूकंप आते हैं वो संतुलन मूलक भूकंप ही कहलाते हैं। उसके बाद आता है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो एच.एफ. रीड महोदय हैं उन्होंने बताया कि एक रबड़ बैंड जो होता है जिसे अपन खींचते हैं वापस छोड़ते हैं तो उससे कंपन होता है, वो अपनी वापस स्थिति में आते ही हमारे जितना हमारे को नुकसान पहुंचाता है। उसी प्रकार जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें भी क्या होती है, एक सीमा तक खिंच जाती है और फिर टूटने के बाद पुनः स्थिति में आती है तो उसे कंपन होने लगता है और वही भूकंप के रूप में महसूस किया जाता है। रीड महोदय ने बताया कि चट्टानों में रबड़ की भांति लचीलेपन का गुण पाया जाता है, लेकिन चट्टानों के फैलने की अंतिम सीमा के बाद चट्टानें टूटकर पुनः पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करती हैं और इसी से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो हम यहाँ पर
भूकंप की उत्पत्ति के दो कारणों के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो मानव जनित कारण और एक प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों में पृथ्वी का सिकुड़ना, ज्वालामुखी के द्वारा, वलन और भ्रंश के द्वारा, समस्थिति समायोजन के द्वारा और प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत के द्वारा। उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक जो क्रिया होती है उससे भी भूकंप आते हैं। जैसे अभी समझाया मैंने आप लोगों को कि प्लेट जो टेक्टोनिक है उसमें या तो प्लेटों में अभिसरण की गति होगी या प्लेटों के अंतर्गत अपसरण की गति होगी या पार्श्विक गति होगी। तो यहां पर अधिक तीव्रता का भूकंप आएगा इस जगह पे, या इससे कम तीव्रता का भूकंप आएगा और यहां पर इससे कम तीव्रता का भूकंप आएगा। तो भूकंप की जो सबसे सटीक जानकारी है वह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर ही दी जाती है कि अभिसरण के द्वारा, अपसरण के द्वारा और पार्श्विक गति जो होती है प्लेटों की उससे भी भूकंप आता है। तो यहाँ पर अपन ने भूकंप के जो प्राकृतिक कारण हैं उनको समझने का प्रयास किया और जो मानवीय कारण है उसमें मैंने बताया आपको परमाणु विस्फोट के द्वारा। परमाणु बम, जब हम सूतली बम फोड़ते हैं तब हमारे घरों में वाइब्रेशन होता है, खिड़कियां दरवाजे कंपन करते हैं। तो जब परमाणु विस्फोट होगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना कंपन होगा, तो पृथ्वी पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। माइनिंग क्रिया बताई मैंने आप लोगों को, जलीय भार मतलब मानव के द्वारा जो बांध बनाए जाते हैं उसके द्वारा भी भूकंप आता है। जैसे कि एक बार हमारे महाराष्ट्र के में कोयना बांध के कारण भी भूकंप आ चुका है। तो साथियों, हमने आज भूकंप के बारे में समझा कि भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप की तरंगें कौन कौन सी होती हैं और भूकंप जो है उसके आने के क्या क्या कारण हुए। अब अगली क्लास के अंतर्गत हम जो भूकंप के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, भूकंप से क्या क्या हानि है, क्या क्या लाभ हैं हमारे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और भूकंप का जो वितरण क्षेत्र है विश्व में उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए साथियों इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखना और अपनी जो जानकारी है उसे और मजबूत करें और इससे कुछ सीखें। और अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें इसके आगे का लेक्चर आपको दिया जाएगा और अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।